Hi, this is Muhammad Ajmal Khan, and you are watching my YouTube channel English with Ajmal Khan. If you are preparing for the interview for the post of Assistant Director in Social Welfare in Bethlehem, or you are waiting and preparing for the upcoming seats of payroll and probation officers, which are almost 80 to 85 seats uh, scheduled to be advertised in September, October, inshallah. So if you are preparing for the test preparation or interview preparation for the post of Assistant Director Social Welfare or Payroll and Probation Officer, it is quite mandatory for you to know about the basics of social welfare. In this lecture, I am going to shed light on the 10 most expected, most important, and most exam oriented and interview oriented 10 important themes regarding introduction to social welfare. After watching this video lecture, you will be in a better position to appear in the interview for the post of Assistant Director in Social Welfare and Bethlehem Department, and you would be in a better position, rather you would be better equipped, rather you would be better prepared to appear in the test for the post of payroll and probation officer. So let's start. आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 03326896 568। और इसी तरीके से अपकमिंग जो सीट्स हैं पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की, आप उनकी तैयारी के लिए भी मुझे राब्ता मुझसे कर सकते हैं, और उसके लिए भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03326896 568। ये है बेसिकली मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बेथलमार डिपार्टमेंट की इंटरव्यू की तैयारी का सेशन, जो कि 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। और पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर का जो मेरा सेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप दोनों में रब्ता कर सकते हैं। पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की जो पोस्ट की तैयारी का जो मेरा सेशन है उसमें मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। इसी तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर की इंटरव्यू की तरीके में भी आप डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। ये जो लेक्चर है ये पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर के टेस्ट की तैयारी के लिए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बेथलमार डिपार्टमेंट के टेस्ट की तैयारी के लिए, इस पोस्ट की और इसकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान में असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की अपकमिंग पोस्ट है, और जो पंजाब के अंदर अपकमिंग जो पोस्ट है सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, और इसी तरीके से अगर आप सीएसएस में सोशियोलॉजी, और इसी तरीके से अगर आप पीएमएस में सोशल वर्क या सोशियोलॉजी तैयार कर रहे हैं तो ये लेक्चर इंतहाई यूजफुल है आपके लिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर क्या है? सोशल वेलफेयर बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं, रैंडम एफर्ट्स नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। इसमें प्रोग्राम्स भी शामिल हैं, इसमें पॉलिसीज भी शामिल है, और इसमें सर्विसेज भी शामिल है। और उनका मकसद क्या होता है कि लोगों की सोशल, लोगों की इकोनॉमिक, लोगों की हेल्थ और लोगों की एजुकेशनल और लोगों की साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं उनको पूरा करते हुए, एड्रेस करते हुए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। यानी ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, ये प्लान्ड एफर्ट्स हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं। और इसमें प्रोग्राम्स शामिल हैं, सर्विसेज शामिल हैं, पॉलिसीज शामिल हैं। और इनका मकसद क्या होता है कि लोगों की सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, हेल्थ, एजुकेशनल नीड्स को पूरा करना और उनकी वेल बीइंग पे काम करना, उनकी वेल बीइंग को प्रमोट करना। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोशल सर्विसेज आर एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम वो इदारे भी शामिल होते हैं जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोशल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस, जिनका मकसद क्या होता है इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज की वेल बीइंग को प्रमोट करना और लोगों के लिए एक सेटिस्फैक्टरी सोशल फंक्शनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना। इसको हम कहते हैं सोशल वेलफेयर। याद रखें, सोशल वेलफेयर के अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं? लोगों की वेलबींग आपने प्रमोट करनी है, सोशल सर्विसेज के थ्रू सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है, यानी कि समाजी इंसाफ, ताकि लोगों की सेटिस्फैक्टरी सोशल फंक्शनिंग हो, उनकी जो एवरीडे लाइफ में जो काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन या जो भी उनकी डेली लाइफ है वो बेहतर हो। और उनको प्रोटेक्शन देना हर किस्म की सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक और इस तरीके से साइकोलॉजिकल, और लोगों की डेवलपमेंट करना, यानी कि लोगों की सोशल डेवलपमेंट करना। ये सारे जो थीम्स हैं, यानी कि वेलबींग को प्रमोट करना, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, सोशल फंक्शनिंग को इंप्रूव करना, लोगों की प्रोटेक्शन करना और लोगों की सोशल डेवलपमेंट में काम करना, इसको अगर हम मिला लें और कलेक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड एफर्ट्स हो, सिस्टमेटिक एक सिस्टम हो, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल वेलफेयर। उसके बाद नेक्स्ट थीम है कि सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन में फर्क क्या है। ये टर्म्स आपस में अगरचे इंटरलिंक्ड हैं,
इस चार्ट के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले जो बड़ी टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, वो क्या है? सोशल वेलफेयर। ये एक ब्रॉड फील्ड है जिसका ताल्लुक ह्यूमन वेलबीइंग के साथ है, यानी लोगों की फलाह बहबूद पे काम करना। और इसकी मिसाल देखते हैं कि कुछ वेलफेयर के प्रोग्राम्स, ताकि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, जैसे बच्चे हैं, जैसे एल्डरली लोग हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। ये जो सोशल वेलफेयर एक ब्रॉडर, एक अम्ब्रेला टर्म है, एक बड़ी फील्ड है। अब इसके अंदर एक सोशल वर्क फील्ड है। सोशल वर्क बेसिकली प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है जिसमें आप लोगों को, यानी कि इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को, ग्रुप्स को आप क्या करते हैं? प्रोफेशनली उनकी हेल्प करते हैं। ये एक प्रोफेशन है बेसिकली सोशल वर्क का। और इसकी मिसाल अगर देखें तो केस वर्क विद एन ऑफेंडर। ऑफेंडर कौन होता है? जो लोगों को ऑफेंड करता है, यानी कि लोगों को लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज करता है, लोगों के राइट्स की वायलेशन करता है, क्राइम करता है। तो उसको, उसके साथ जो केस वर्क है, यानी कि उसकी रिहेबिलिटेशन पे काम करना, ताकि वो रेसिडिविज्म ना हो, ताकि वो दोबारा, अगर वो जेल में गया है तो वो दोबारा निकल के जेल से दोबारा वो क्राइम कमिट ना करे। तो केस वर्क विद ऑफेंडर इज एग्जांपल ऑफ सोशल वर्क। इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक तीसरा थीम है, वो है सोशल सिक्योरिटी। वो क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफाइड सोशल इकोनॉमिक रिस्क। अगर किसी इंडिविजुअल को या किसी कम्युनिटी को या किसी ग्रुप को अगर कोई स्पेसिफाइड, मखसूस, अगर कोई सोशल रिस्क है या उसको कोई मुआशी रिस्क है, रिस्क है, यानी कि अगर उसको वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप या कम्युनिटी, तो कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिक रिस्क या स्पेसिफाइड सोशल अगर रिस्क है, तो उसके अगेंस्ट किसी इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने को हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। अब इसकी मिसाल देखें कि जो पेंशन दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिक हो, यानी कि बीमार हो, या अगर एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसको इंजरी आ गई है, तो उसको जो बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, वो क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी कहलाती है। क्योंकि वो उसको, अगर अगर वो पेंशन मिलती है तो क्यों मिलती है? कि जब बंदा रिटायर हो जाता है तो अब उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये इकोनॉमिक रिस्क है उसको, तो उसको कंपनसेट करने के लिए पेंशन दी जाती है। सिकनेस, अगर बंदा बीमार है तो उस दौरान जॉब पे नहीं जा सकता। डिफरेंट जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो भी ये सिकनेस का अलाउंस देती है कि जब बंदा घर में पड़ा होता है, जो खास तौर पर यूरोप में, तो जब बेड रिडन होता है, बीमार होता है, तो अब उस दौरान वो काम नहीं कर सकता। अगर काम नहीं कर सकता तो उसने रोटी तो खानी है, अपने बच्चों का, अपना बीवी का पेट तो पालना है, या अगर बीवी है तो उसने अपने, अपना और अपने बच्चों का। तो कहने का मतलब ये कि सिकनेस का, और अगर कोई इंप्लॉयमेंट के दौरान कोई इंजरी आ गई है और बंदा जॉब में नहीं जा रहा, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि आप चूंकि जॉब में नहीं आ रहे, अगर आपको इंजरी है तो ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, तो वो बंदा जो है, अगर वो हेल्दी था, तो अगर वो बंदा हर लिहाज से फिट था, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको पे कर रही थी। और वो ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय जो है, अब अगर वो उसको एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई इंजरी आ गई है और वो इनकैपेसिटेटेड हो गया है, तो अगर क्या उसको, उसकी क्या हेल्प नहीं होनी चाहिए? यानी कि उसको उसका कोई इकोनॉमिक रिस्क या सोशल रिस्क है तो उसको प्रोटेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं सोशल प्रोटेक्शन क्या है। सोशल प्रोटेक्शन ये है कि ये ब्रॉडर सिस्टम है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, कि वो गुर्बत से बच सकें, ताकि वो वल्नरेबल ना हो माशरे में, और वो लाइफ साइकिल के जो रिस्क होते हैं जिंदगी के, उससे वो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी कि ये एक सोशल प्रोटेक्शन जो है, ये एक बड़ा सिस्टम है जिसमें हम लोगों को गुर्बत से बचाते हैं, लोगों को वल्नरेबल होने से बचाते हैं, और लोगों को लाइफ साइकिल के जो रिस्क होते हैं उनसे बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे कैश ट्रांसफर किए जाना लोगों को, या सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, या लेबर मार्केट के कुछ, लेबर मार्केट के अंदर भी कुछ जो लेबर एंड वेलफेयर इदारे होते हैं, वो भी कुछ लोगों को लाइफ साइकिल के अंदर, जो लोगों की जिंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके साथ नबुर्द आजमा होने के लिए कैश ट्रांसफर किए जाते हैं, वो या इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल असिस्टेंस क्या है। सोशल असिस्टेंस ये है कि ये एक नॉन कंट्रीब्यूटिव सपोर्ट होती है। नॉन कंट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि आप, आपके ऊपर कोई बाउंड नहीं है आप, लेकिन आप कभी किसी की हेल्प कर देते हैं जब आपका दिल चाहता है। तो ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग जरूरतमंद होते हैं। अगर हम किसी गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले बंदे को कुछ कभी 5,000 या 2,000 या 1,000 ट्रांसफर कर देते हैं या उसको दे देते हैं, तो ये क्या है? उसकी सोशल असिस्टेंस है। ये आपके ऊपर कोई ये नॉन कंट्रीब्यूटी है, उससे कोई, आपने कोई डेली बेसिस पे उसकी कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उसकी लाइफ। सोशल इंश्योरेंस एक कॉन्सेप्ट है, और सोशल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? कि ये कंट्रीब्यूटरी प्रोटेक्शन है अगेंस्ट रिस्क, कि एक इंसान को जिंदगी में जो भी रिस्क आ सकते हैं उनसे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीब्यूटरी प्रोटेक्शन होती है। यानी कि एक प्लान्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में, एक शेड्यूल्ड वे में उसकी हेल्प की जाती है लोगों को। अब मिसाल के तौर पर एक पेंशन या एम्प्लॉयमेंट इंजरी इंश्योरेंस थे, कि अगर एम्प्लॉयमेंट के दौरान बंदे को इंजरी हो गई है तो उसको इंश्योरेंस दी जा रही है, तो और या उसको जो पेंशन दी जा रही है, तो इसको ये क्या कहते हैं? ये सोशल इंश्योरेंस है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस होती है। अब चैरिटी क्या है? ये एक वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब है कि जब हम खुद चाहते हैं, कोई मजबूर नहीं करता हमें, गिविंग टू रिलीव
इमीडिएट नीड, अगर किसी बंदे की कोई जरूरत है, अभी उसकी अभी जरूरत है, फ्यूचर में नहीं बल्कि अभी इमीडिएट उसको जरूरत है, और उसको हम उस जरूरत से बचाने के लिए या उसकी जरूरत पूरी करने के लिए किसी को अगर अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ दे दें, ये चैरिटी होती है, खैरात होती है। मिसाल के तौर पे किसी एक ऑर्फनेज, एक है एक, यतीम खाना है, उसमें आप कुछ डोनेशन दे देते हो ताकि उन बच्चों का जो पेट भर सके और बच्चे कुछ खा पी सके, या बच्चों को कपड़े पूरे हो सके, तो ये क्या है, चैरिटी। अब हम बात करते हैं, कुछ डिस्टिंक्शन कर लेते हैं कि सोशल वेलफेयर एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है, बड़ी टर्म है। उसके अंदर सोशल वर्क क्या है, ये प्रोफेशनल हेल्पिंग प्रैक्टिस है, जिस जो बेसिकली सोशल वेलफेयर के अंदर एक बड़ी फील्ड है, सोशल वर्क प्रोफेशनल फील्ड है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी क्या है, कि जो डिफाइंड सोशल या इकोनॉमिक जो रिस्क होते हैं उनसे बचने के लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, हेल्प प्रोवाइड की जाती है, असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, उसको हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। अब सोशल प्रोटेक्शन जो है, ये क्या है, सोशल प्रोटेक्शन ये एक ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमवर्क है। यानी पॉलिसी, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी मुतारिफ करवाती है, या जो डिफरेंट एनजीओ या आई एनजीओ, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो एक कुछ पॉलिसीज मुतारिफ करवाती हैं, और उनका मकसद क्या होता है कि लोगों को गुर्बत से बचाना, लोगों को वल्नरेबल होने से बचाना, और लोगों को लाइफ साइकिल में जो रिस्क आते हैं उनसे बचाना। ये होता है सोशल प्रोटेक्शन। अब अगर हम इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसका जो लेटेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट है, उसमें सोशल प्रोटेक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, ये जो अभी हमने बात की है कि लोगों को गुर्बत से बचाना, लोगों को वल्नरेबल होने से बचाना, और लोगों के अंदर लाइफ में जो रिस्क आते हैं उनसे बचने के लिए लोगों की हेल्प करना, थ्रू पॉलिसीज, थ्रू इनिशिएटिव, थ्रू प्रोग्राम्स, उसको सोशल प्रोटेक्शन कहते हैं। आईएलओ सोशल प्रोटेक्शन के बारे में ये कहता है कि लोगों की लाइफ के अंदर जो रिस्क आते हैं, खासतौर पे जो बच्चों की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयड की बात करता है आईएलओ, यानी कि जो बेरोजगार लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, यानी कि जो स्पेशल पर्सन होते हैं, या जो ऐसी माएँ होती हैं जिनका जो विडो होती हैं, और ऐसे लोग जो कि वर्कर्स होते हैं लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के दरमियान में उनको इंजरी हो जाती है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, या मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, या वो डेफ हो जाते हैं, या वो फिजिकली इनकेपेसिटेटेड हो जाते हैं, यानी कि जॉब के लिए सूटेबल नहीं रहते, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना गुर्बत से, वल्नरेबल होने से, ऐसे प्रोग्राम्स को मिला जुला के, इनिशिएटिव्स को, फ्रेमवर्क्स को हम क्या कहते हैं, सोशल प्रोटेक्शन, एज पर आईएलओ ग्लोबल लेटेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट थीम है वो है कि ये सोशल वेलफेयर कैसे इवॉल्व हुआ, इसकी इर्तिका इसका कैसे हुआ वक्त के साथ साथ, अगेंस्ट द टाइमलाइन, अक्रॉस द टाइमलाइन। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो था चैरिटी का। जो पहली सोसाइटीज थी, जो पहले लोग काम करते थे, कदीमी जो पुराने जमाने के जो लोग थे, वो डिपेंड करते थे फैमिली के ऊपर, अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके ऊपर, किनशिप के ऊपर, पेरेंटल और मैटरनल जो लिंक्स होते हैं उनके, रिलीजियस जो इदारे होते हैं, जिनके मजहबी क्रिश्चियंस जो होते हैं वो चर्च के ऊपर, इस तरीके से गुरुद्वारा और इस तरीके से, और टेम्पल, और कम्युनिटी के ऊपर जो अपनी कम्युनिटी है, जैसे अगर हम सपोज पठान है या कोई बलोच है, जब आपको अवान है या मुहाजिर है, तो वो लोग अपनी कम्युनिटी, जब मुगल है, वो लोग इंडिविजुअल चैरिटी लोग करते थे, खैरात करते थे, तो लोग अर्ली लोग इन चैरिटीज पे बिलीव करते थे, और उनका मकसद क्या था कि एक बंदे की जो फौरी जरूरत है, एक बंदे की जो फौरी तकलीफ है, या उसको फौरी जो उसकी कोई मुश्किल है, या सफरिंग है, इमीडिएट सफरिंग, उसको उस बंदे से को उससे बचाना। तो ये पहले चैरिटी हुआ करता था। उसके बाद पुअर रिलीफ फंड्स आए, वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट्स ने बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों को असिस्ट करना शुरू किया, वो लोग जो कि अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते थे। और खास तौर पे अगर हम इंग्लैंड की बात करें, तो वहां पे 17वीं सेंचुरी के पहले साल में, यानी 1601 में, एलिजाबेथन पुअर लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया इंग्लैंड में, और उसका मकसद भी ये था कि पुअर लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद अगर हम देखें, यानी कि गवर्नमेंट्स ने रिलीफ देना शुरू किया गरीब लोगों को। उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गई। एक साइंटिफिक का मतलब है, उसमें को साइंस नहीं पढ़ाया जाता था, साइंटिफिक मतलब जो सिस्टमैटिक थी, जो कॉज और फिर उसके इफेक्ट्स को देखती थी। तो फिर एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बनाई गई, COS, जो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती थी। साइंटिफिक का मतलब होता है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करके, इंडिविजुअल की इन्वेस्टिगेशन करके, उनके प्रॉब्लम्स को वाकई उनकी तशवीश करके, तफ्तीश करके, फिर जाके उनको रिलीफ दे दी थी। तो ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, ये साइंटिफिक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये प्रॉपरली मूवमेंट थी। और इसका क्या काम था कि ये जो लोग हैं, उनके लोगों के केसेस को, ये इंडिविजुअल्स के केसेस को, उनके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करती थी। इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर वो वाकई मुस्तहिक होते थे, तो उनको हेल्प करती थी। ऐसे नहीं है कि एक एक कम्युनिटी की जाके सारे लोगों की हेल्प करती है। एक कम्युनिटी में कुछ लोग अमीर भी होते हैं, कुछ लोग मुखैर हजरात भी होते हैं, उनकी हेल्प नहीं करना। इनडिस्क्रिमिनेट चैरिटी नहीं होनी चाहिए, चैरिटी टारगेटेड ये करती थी, ये जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी। उसके बाद स्टेज 4 में आया कि सेटलमेंट हाउसेस बने, सेटलमेंट मूवमेंट्स बनी, जैसे शिकागो के अंदर हल हाउस बना।
हल हाउस जो है वो जेन एडम्स और एलन गेट स्टार ने बनाया। और इस इनको हम कहते हैं सेटलमेंट हाउसेस या सेटलमेंट मूवमेंट्स। और इनका मकसद ये था कि इनका तरीकाकार ये था कि जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज हैं, यानी कि वो लोग जो कि जिंदगी में किसी भी फ्रंट के ऊपर, सोशल या कल्चरल या इकोनॉमिक या रिलीजियस या फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर, अगर वो लोग डिसएडवांटेजेस थे, वल्नरेबल थे, या आप कह सकते हैं कि आ, खसारे में थे, तो ये जो सेटलमेंट हाउसेज हैं, ये उन लोगों के साथ जिंदगी गुजारते थे और उनके साथ वर्क करते थे। तो ये जेन एडम्स और एलन गेट स्टार ने हल हाउस बनाया शिकागो में, और इस तरीके से सेटलमेंट हाउसेस बनाए गए। उसके बाद, और उसमें जो वर्कर्स थे उन लोगों के साथ काम करते थे, जो लोगों के साथ रहते थे। अगर हम बात देखें पांचवें स्टेज में, प्रोफेशनल सोशल वर्क का आगाज हुआ। सोशल वर्क एक प्रोफेशनल फील्ड है बेसिकली, जिसमें प्रोफेशनली लोगों की हेल्प की जाती है, ऐसे नहीं है रैंडमली। अब सोशल वर्क जो है वो डेवलप हुआ एक प्रोफेशन में, और इसमें केस वर्क मुतारफ करवाया गया, ग्रुप वर्क मुतारफ करवाया गया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मुतारफ करवाई गई, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया, और सोशल रिसर्च की गई। यानी कि सोशल रिसर्च होती है ऐसी रिसर्च जो मुआशरे में की जाए, समाज में की जाए, जिसमें सोशल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया जाए, उनके कॉजेज क्या हैं, कैसे उनके लिए कौन सी स्ट्रेटजी से वो हल किए जा सकते हैं। उसके बाद जो प्रोफेशनल सोशल वर्क के बाद वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। यानी मॉडर्न जो स्टेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम की कि हमने लोगों को, अपने लोगों को एजुकेशन देनी है, अपने लोगों की हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने लोगों को सोशल सिक्योरिटी देनी है, अपने लोगों को हाउसिंग फैसिलिटीज देनी है, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन देनी है, अपने लोगों को जो अपनी पॉपुलेशन है, एक स्टेट ने, मॉडर्न स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया कि हमने अपने जो स्टेट के जो बच्चे हैं उनकी चाइल्ड की प्रोटेक्शन करनी है, डिसेबिलिटी सर्विसेज देनी है, जो अगर माजूर लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्डेड, या ब्लाइंड या डेफ लोग हैं, या स्लो लर्नर्स हैं, उनको हमने डिसेबिलिटी सर्विसेज देनी है। और इस तरीके से ओल्ड एज प्रोटेक्शन, यानी कि अगर कोई लोग बूढ़े हो जाते हैं और वो, उनके बच्चे भी छोड़ जाते हैं, या वो जॉब नहीं कर सकते, अब वो अपने आप को संभाल नहीं सकते, तो जो ओल्ड एज या हाउसेज हैं, ये सारे मॉडर्न स्टेट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू किया। और ऐसी स्टेट जो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अज्यूम करती है, उस पर काम करती है, तो उसको हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट उभरा। उसके बाद राइट बेस्ड एंड डेवलपमेंटल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया। यानी ऐसी वेलफेयर बाद में मुतारिफ हुई जो राइट बेस्ड थी, जो एक बंदे का जो राइट है, और डेवलपमेंटल वेलफेयर हुई। मॉडर्न जो वेलफेयर है आजकल, वो इम्फेसाइज करती है कि लोगों के राइट्स क्या है, फिर जो अगर जो डिसेबल पर्सन हैं, या ट्रांसजेंडर्स हैं, या माइनर्स हैं, या एल्डरली लोग हैं, उनको इंक्लूड करना सोसाइटी में, एक्सक्लूड ना करना बल्कि उनको इंक्लूड करना, जिसको इंक्लूसिविटी कहते हैं। फिर जो वल्नरेबल लोग हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो एल्डरली हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो मिनॉरिटीज हैं, उनकी इंपावरमेंट पे काम करना, अपलिफ्टमेंट में काम करना, उनकी वेलबींग को प्रमोट करना, उनको पार्टिसिपेट करवाना सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल धारे में, और उनको सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ मुहैया करना, और यूं इस तरीके से HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रमोट करना, इंप्रूव करना। और उसके बाद मेजर, अगर हम अगला थीम देखें तो वो है, यूं इस तरीके से सोशल वेलफेयर जो है वो चैरिटी से स्टार्ट होती हुई राइट बेस और डेवलपमेंटल वेलफेयर के ऊपर आजकल पहुंच चुकी है। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो थीम है वो है सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसको याद करने के लिए आप एक फार्मूला याद रखें, PEPRID, पेप रिड। ये एक फार्मूला आप याद रखें। यहाँ ये नोमेनक्लेचर है बेसिकली। पी से मुराद है पॉवर्टी रिडक्शन, ई से मुराद है इक्वालिटी, अगले पी से मुराद है प्रोटेक्शन, अगले आर से मुराद है रिहेबिलिटेशन, अगले आई से मुराद है इंक्लूजन, और डी से मुराद है डेवलपमेंट। यानी सोशल वेलफेयर का मकसद ये है कि लोगों की गुर्बत को कम करना, अमीर अमीर गरीब, और इस तरीके से मर्द औरत, ट्रांसजेंडर, मिनॉरिटीज, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, तमाम लोगों को, नॉर्मल लोगों को, स्पेशल पर्सन, तमाम लोगों को इक्वल समझना, हर सफेयर में, हर फ्रंट पे, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, वेलफेयर, एजुकेशनल, हेल्थ, सारे फ्रंट पे। प्रोटेक्शन लोगों को प्रोवाइड करना हर किस्म की, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल। और रिहेबिलिटेशन लोगों को, जो लोग स्पेशल पर्सन हैं, जो पुअर हैं, इम्पावरिश्ड कम्युनिटीज हैं, या ट्रांसजेंडर्स हैं, या बच्चे हैं, या विडोज हैं, उनको उनको रिहेबिलिटेट करना, या जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनको इंक्लूड करना सोसाइटी में, इंक्लूसिव सोसाइटीज बनाना, और लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करना। ये भी सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव है, कुछ और ऑब्जेक्टिव नहीं है। कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, ये भी सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है। सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनका खात्मा करना। और वल्नरेबल जो पॉपुलेशंस हैं, यानी कि जो जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, स्पेशल पर्सन हैं, जो चिल्ड्रन है, उनको उनको प्रोटेक्ट करना, फैमिलीज को स्ट्रेंथन करना, फैमिली के जो बॉन्ड्स हैं, जिसको सोशल कोहेजन कहते हैं। और सोशल इंटीग्रेशन, लोगों को इंटीग्रेट करना, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को डेवलप करना, ताकि लोगों के पास, लोगों की अपस्किलिंग करना, लोगों को के पोटेंशियल में इजाफा करना,
जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग करवा के बच्चों लोगों की। और इसके अलावा सोशल फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करना ताकि लोग सोसाइटी के कारामत शहरी बन के सकें। और इनइक्वालिटीज को, जो लोगों के दरमियान में फर्क है, उनको खत्म करना। सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना। और जो सोशली डिसएडवांटेजेस पर्सन है, जो माशरे में पीछे है, वो किस लिहाज से इम्पावरिश्ड है, उनको क्या करना, रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करना। ये क्या है, सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट थीम है कि सोशल वेलफेयर की फंक्शंस क्या है। एक इसका प्रिवेंटिव फंक्शन है, यानी सोशल प्रॉब्लम अभी उभरे ना, उनसे पहले ही उनको उनका कला कमा कर देना। यानी कि सोशल प्रॉब्लम अगर अभी उभरे हैं और वो अभी तक सवियर नहीं हुए, ग्रेव नहीं हुए, तो उससे पहले उनका प्रोएक्टिवली उनका खात्मा करना, ये प्रिवेंटिव फंक्शन है सोशल वेलफेयर का। मिसाल के तौर पे एक ड्रग अवेयरनेस के हवाले से या सब्सटेंस अब्यूज के हवाले से अगर आप अवेयरनेस करते हैं नौजवान लोगों के दरमियान में, तो वो सिगरेट नोशी या शराब नोशी की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये प्रिवेंटिव फंक्शन है, यानी अभी तक लोग उस चीज के आदी नहीं हुए, तो पहले ही आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं। दूसरा है क्यूरेटिव फंक्शन या रेमीडियल फंक्शन, कि अगर लोगों ने में प्रॉब्लम आ गया है तो उनको क्योर करना, या उनको रेमेडी प्रोवाइड करना, या रिलीफ प्रोवाइड करना। यानी ऐसी अटेम्प्ट्स करना ताकि लोगों के जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। मिसाल के तौर पे एक सब्सटेंस डिपेंडेंट पर्सन है, जो नशा करता है, जो अफीम पीता है या शराब पीता है, तो अगर वो उसका एडिक्टेड हो गया है तो उसकी काउंसलिंग प्रोवाइड करना ताकि वो क्योर हो सके, उसको रिलीफ मिल सके, रेमेडी मिल सके। तो ये एक क्यूरेटिव या रेमिजियल फंक्शन है सोशल वेलफेयर का। अच्छा, सोशल वेलफेयर का एक और फंक्शन है जिसको हम रिहेबिलिटेटिव फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर एक बंदा है, उसकी एबिलिटी को रीस्टोर करना, वो मुतासर हो चुका है, ताकि वो प्रॉपरली सोसाइटी में सोशली फंक्शन कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो डिसेबल है, या अगर वो एक बंदा है उसकी स्पाइन को कोई इंजरी हुई है और वो अब डिसेबल है, स्पाइन इंजरी है, या मसल डिस्ट्रॉफी उसको हो गई है, तो उसकी वो उसको वोकेशनल रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना, यानी उसकी को ऐसी रिहेबिलिटेशन करना जिसमें वो स्किल्स भी सीख सके अपनी डिसेबिलिटी के साथ साथ, ताकि वो कुछ अर्न कर सके और अपने खुद डिपेंडेंट ना हो अपनी फैमिली या अपने कित एंड किन के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेटिव फंक्शन है। यानी जो डिसेबल लोग होते हैं, या जो भी किसी इंडिविजुअल की कोई अगर एबिलिटी खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है, उसको वोकेशनली रिहेबिलिटेट करना, ताकि वो बंदा जो है या वो बंदी जो है, वो कैशेबल स्किल्स उसके पास आ सकें और वो लोगों पर डिपेंडेंट ना हो, पैरासाइटिक ना हो, बल्कि खुद अपने कुव्वत बाजू के ऊपर इंहिसार करते हुए एक बाइज्जत तरीके से वो रोजगार कमा के अपने ऊपर डिपेंड कर सके, उसकी खुददारी, उस सेल्फ एस्टीम इंजर ना हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शन। सोशल वेलफेयर का एक फंक्शन है जिसको हम डेवलपमेंटल फंक्शन कहते हैं। ये इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज या स्किल्स इंप्रूव करता है। एक बंदे की अपस्किलिंग करना, उसको एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज या कैशेबल स्किल्स प्रोवाइड करना, या एक बंदे के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए या इंडिविजुअल्स के ग्रुप के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल फंक्शन। तो सोशल वेलफेयर ये भी करता है कि इंडिविजुअल की अपस्किलिंग करता है, वो स्किल्स प्रोवाइड करता है और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है माशरे के अंदर। तो स्किल डेवलपमेंट, जो एक बेरोजगार यूथ है उसको लिए स्किल डेवलपमेंट करना, चाहे वो टेक्निकल प्रोग्राम्स हों या वोकेशनल प्रोग्राम्स हों या एनवी टेक हो, कुछ भी हो। या कुछ एनजीओ भी कुछ ऐसी अपस्किलिंग करती हैं, लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती हैं, और स्पेशल पर्सन को भी कुछ खास काम सिखाती हैं, जैसे अखबार बनाना और जो पार्सल बनाना, इस तरीके से। अच्छा, आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है सोशल वेलफेयर क्या। जब जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और अब्यूज से बचाना, ताकि माशरे के जो बाकी मजबूत लोग हैं वो उनको अब्यूज ना कर सकें, उनके राइट्स को, और उनको एक्सप्लॉयट ना कर सकें, उनका सोशल या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। जैसे एक चाइल्ड है, उसको प्रोटेक्ट करना ताकि कोई उसको सेक्सुअली अब्यूज ना कर सके, फिजिकली अब्यूज ना कर सके, मेंटली साइकोलॉजिकली अब्यूज ना कर सके, चाहे उसको चाइल्ड लेबर में ना हो कोई घसीटता फिरे। तो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना ताकि वो चाइल्ड लेबर में ना आ जाए, इसको प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ये भी सोशल वेलफेयर का फंक्शन है। आगे है प्रमोशनल फंक्शन। ये ओवरऑल सोशल वेलबींग लोगों की जो होती है, ग्रुप्स की जो है, कम्युनिटीज की जो ओवरऑल सोशल वेलबींग है, समाजी जो उनकी बहबूद है, उसको प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर। ये भी एक फंक्शन है। जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम है। कुछ कम्युनिटी जो मखसूस कम्युनिटी है, जो जो स्लम्स में रहते हैं, उनकी उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम मुतारफ करवाना, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज मुतारफ करवाना, मोबाइल हेल्थ सर्विसेज देना। इससे क्या है कि उनकी सोशल वेलबींग प्रमोट होगी। और ये क्या है, बेसिकली 6 फंक्शंस हैं सोशल वेलफेयर के। अब नेक्स्ट थीम है कि सोशल वेलफेयर के प्रिंसिपल्स क्या है, कवानीन क्या है, किन सुतूनों पे सोशल वेलफेयर की इमारत खड़ी है। पहली है कि ह्यूमन डिग्निटी, के हर इंडिविजुअल को आप रेस्पेक्ट दें, हर इंडिविजुअल रिस्पेक्टेबल है। सोशल वेलफेयर ये समझती है कि हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लोकेलिटी, एजुकेशन, रिलीजन, सेक्ट, लैंग्वेज, कलर, ब्ला ब्ला। उसके बाद सोशल वेलफेयर का दूसरा असूल यह है कि समाजी इंसाफ दिया जाए, तमाम रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फेयरली। ये नहीं है कि मिनॉरिटीज में डिस्प्यूट ना करें, सिर्फ मुस्लिम में डिस्प्यूट करें, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अगर
जो रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज हैं वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर गरीबों अमीरों मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स एबल डिसेबल तमाम लोगों में इक्वली फेयरली ट्रांसपेरेंटली इक्विटेबली अगर अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये समाजी इंसाफ, ये भी सोशल वेलफेयर का एक प्रिंसिपल है। इक्वालिटी, लोगों को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। ये नहीं है कि मर्दों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो और खवातीन के लिए कम हो, बच्चों के लिए कम हो और बूढ़ों के लिए ज्यादा हो, या बूढ़ों के लिए कम हो और जवानों के लिए ज्यादा हो, या मुस्लिम्स के लिए ज्यादा हो नॉन मुस्लिम्स के लिए कम हो, या एबल्स के लिए ज्यादा हो और डिसेबल के लिए कम हो। तो इक्वालिटी राइट्स में अपॉर्चुनिटीज में इक्विटी। इक्विटी ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है, मैं मिसाल देता हूँ, एक ये दीवार है, इसके साथ दो बंदे खड़े हैं, एक बच्चा खड़ा है। ये दीवार है, इस दीवार के इस पार ये सपोज ये दीवार है, इस दीवार के साथ एक बंदा खड़ा है। वो अगर 1 फुट उसके नीचे कोई चीज रख दी जाए, कोई पीढ़ी रख दी जाए, और एक बच्चा खड़ा है, उसके नीचे कम से कम को 5-6 पीढ़ियां रखी जाए, तब जाके वो ऊपर उस मैच को देख सकता है दीवार के ऊपर चढ़ चढ़ के। अब अगर हम दोनों को एक जैसी पीढ़ी दे दें तो जो जो 5 फुट 7 इंच का मर्द है वो तो मैच देखना शुरू कर देगा, लेकिन उसके बराबर 1 फुट की अगर पीढ़ी दी जाए छोटे बच्चे को, फिर भी वो नहीं देख सकता, मैच नहीं देख सकता। अगर वो मैच देखना चाहता है उस दीवार के उस पार, तो अगर उस दीवार के उस पार सपोज हम करते हैं कि ग्राउंड है, अब इस बच्चे को 6 फुट की पीढ़ी देना और इस मर्द जो 5 फुट 7 इंच का बंदा है उसको सिर्फ 1 फुट पीढ़ी देना, ये इक्विटी है। यानी जरूरत के मुताबिक, इसको हम कहते हैं इक्विटी, यानी कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स होती हैं, उसके मुताबिक लोगों को सपोर्ट करना, उसको हम कहते हैं इक्विटी। अब अगर सपोज मैं एक घर के अंदर एक कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों की हेल्प करता हूँ और उस कम्युनिटी के अंदर तमाम लोगों को 5-5 रुपए दे देता हूँ, ये इक्वालिटी है। लेकिन अगर उस गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जॉब में हैं, 17 स्कूल पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको 5 रुपए देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को हेल्प करने की जरूरत है जो कि गरीब है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो स्पेशल पर्सन है, जो बेड रिडन है। उन लोगों को अगर मैं 500 या 1000 या 500 देता हूँ और जो अमीर लोग हैं उनको नहीं देता, तो इसका मतलब है दिस इज इक्विटी। आगे हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है इक्वालिटी में। इक्वालिटी में हम सेम ट्रीट करते हैं, और इक्विटी में क्या होता है, फेयर ट्रीटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। जो मैंने मिसाल दी, एक दीवार के साथ एक बच्चा खड़ा है जो एक बमुश्किल 2 फुट का है, और एक आदमी खड़ा है जो 5 फुट 7 इंच का है। दोनों दीवार के पार मैच को नहीं देख रहे। तो अगर 5 फुट 7 इंच वाले कद वाले बंदे को अगर आप 1 फुट की पीढ़ी देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो जो बच्चा है उसको हो सकता है 7 फुट 8 फुट की कोई सपोर्ट देनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द इक्विटी, क्योंकि बच्चे को ज्यादा जरूरत है, बच्चे का कद बहुत छोटा है। अब हम उसके बाद अगर देखें तो एक पांचवा प्रिंसिपल भी है सोशल वेलफेयर का, वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये कौन सा प्रिंसिपल है, इंडिविजुअल्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए जो डिसीजंस मुआशरे में उनकी जिंदगी पे असरअंदाज हो रहे हैं। अब हम पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं, बहुत से पार्लियामेंट में और असेंबली में और कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में ऐसे डिसीजन होते हैं हमारे बारे में जो जो हमारी जिंदगियों पे असरअंदाज होते हैं, लेकिन हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। तो लोगों को उन तमाम डिसीजन में पार्टिसिपेट करवाना, वो तमाम फैसले जो उनकी सोशल इकोनॉमिक कल्चरल रिलीजियस एजुकेशनल हेल्थ के ऊपर या लाइफ के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। हाँ ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं कि जिसमें कुछ एथिकल लिमिट्स होती हैं या लीगल कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो लोगों को उन फैसलों में शामिल करवाना जो फैसले उनकी जिंदगी में असरअंदाज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो अगर कोई एनजीओ है, वो लोगों के अंदर वेलफेयर का काम करना चाह रही है, तो उन लोगों की राय, उन लोगों का डिसीजन लाजमी लेना चाहिए, उन लोगों की राय जिन लोगों के लिए वो वेलफेयर प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन। एक और प्रिंसिपल है सोशल वेलफेयर का, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन। कि जो बेनिफिशरीज हैं जिनको फायदा दिया जा रहा है, जिनके लिए कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम मुतारफ करवाया जा रहा है, दे शुड नॉट मेयरली रिसीव सर्विसेज, बल्कि दे शुड पार्टिसिपेट इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमने किसी कम्युनिटी में राजनपुर में या पंजाब के किसी और एक ऐसे एरिया में जहाँ पे सपोज कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे पानी नहीं है, अगर हम उनको लोगों को पानी देने के लिए वो फिल्ट्रेशन प्लांट या कोई नलके या कुछ बोर लगा रहे हैं, तो हम उन लोगों को जिनको सर्विसेज दे रहे हैं उन लोगों को भी साथ शामिल करवाएं कि ये आपके बेनिफिट के लिए काम है, वो प्लानिंग में भी शामिल हो उस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के और उसकी इंप्लीमेंटेशन में भी शामिल हो। दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन। ये भी सोशल वेलफेयर का प्रिंसिपल है। और एम्पावरमेंट ये है कि वेलफेयर ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की कैपेसिटी में इजाफा करे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करे, ना कि ऐसा है कि लोगों को डिपेंडेंट बना दे। कहा जाता है कि लोगों को मछली न खिलाएं, फिर तो वो रोजाना आपके हाथों का आपका इंतजार करते रहेंगे। लोगों को मछली पकड़ने का फन सिखाएं। तो सोशल वेलफेयर का ये प्रिंसिपल भी है कि लोगों को एम्पावर करें, एनेबल करें, लोगों को वो स्किल्स दें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि वो अपने सोशल प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें, रादर देन कि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर हर महीने खवातीन को इनकम मिलती है, वो लाइन लगा के एटीएम के सामने खड़ी होती हैं। अगर उनको इसकी बजाय गवर्नमेंट अगर कोई उनको स्किल सिखा देती तो वो अपनी रोजी खुद कमाती हैं, और उनके अंदर ये एहसास होता कि हम खुद कमा रही हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमें बतौर चैरिटी दे रही है। तो ये भी इंपावरमेंट सोशल वेलफेयर का प्रिंसिपल है। और आठवां प्रिंसिपल है इंक्लूजन की, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जो कि
मेन धारे में, कौमी धारे में नहीं है, उनको शामिल करना कि वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें हर किस्म की लाइफ में। और कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अगर हम कुछ लोगों की कोई हेल्प कर रहे हैं तो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग उनके ऊपर उंगली उठा दे रहे हैं कि तुम तो गवर्नमेंट की वेलफेयर के फंड्स के ऊपर चल रहे हो। तो हर जो बंदा है जिसको के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम मुतारिफ करवाया जा रहा है, या उसको कोई हेल्प की जा रही है, तो उसको केस को प्रोटेक्ट करना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो सर्विसेज होनी चाहिए वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल्स को दी जा रही हो, फीमेल को ना दी जा रही हो, या बच्चों को ना दी जा रही हो, बूढ़ों को दी जा रही हो, जवानों को, या मुस्लिम को दी जा रही हो, नॉन मुस्लिम को ना दी जा रही हो। बल्कि सोशल वेलफेयर की जो सर्विसेज होंगी वो शो होनी चाहिए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, यानी कि फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब ये 6 थीम हो गया। 7वां थीम है कि सोशल वेलफेयर के अंदर दो किस्म की अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है रेजिड्यूअल अप्रोच, और एक होती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। दोनों देखते हैं जरा। रेजिडियल अप्रोच कौन सी होती है कि वेलफेयर इज प्रोवाइडेड मेनली जब फैमिली फेल हो जाए, जब मार्केट फेल हो जाए, या जो इदारे हैं वो फेल हो जाए, तो हम कहते हैं कि और कोई रास्ता नहीं बचा। अब आखिर पे एक ही लास्ट रिजॉर्ट है कि वेलफेयर जो है, एक 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 टेम्प सोशल वेलफेयर या सोशल वेलफेयर का सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जाए, जो आर्जी तौर पे हो, और उस फैमिली की आर्जी तौर पे हेल्प की जाए, उस मार्केट को आर्जी तौर पे कुशन प्रोवाइड किया जाए, और उस जो इदारा है उसको उठाया जा सके। तो ये जो टेम्पररी सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जाता है, और ये लास्ट रिजॉर्ट होता है जब मार्केट फेल हो जाए, फैमिली फेल हो जाए, या इदारा फेल हो जाए, तो उस जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब होता है कि जब हम मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, सम, तो जो चीज नीचे बच जाती है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं, या रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो जो चीज लास्ट में बच जाए, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मार्केट फेल हो गई, फैमिली फेल हो गई, या इदारा फेल हो गया, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसको टेम्पोररी कोई हेल्प कर सकें, टेम्पोररी सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकें। एक और अप्रोच है सोशल वेलफेयर की, वो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। यानी सोशल वेलफेयर को एक नॉर्मल, एक लेजिटिमेट फंक्शन समझना चाहिए सोसाइटी का। यानी सोशल वेलफेयर को या सोशल वर्क को इदारे के अंदर एक प्रोफेशन समझना चाहिए, एक इदारा समझना चाहिए, एक लेजिटिमेट फंक्शन समझना चाहिए कि सोसाइटी चाहे जैसी भी है, वहां पे सोशल वेलफेयर का इदारा, सुतून, पिलर हर वक्त कार फरमा हो। यानी सोशल वेलफेयर शुड वर्क एज एन इंस्टीट्यूशन इन अ सोसाइटी। इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ऑफ सोशल वेलफेयर। आइडिया इसमें ये होता है कि सोशल सर्विसेज जो है वो सोसाइटी का या सोशल सिस्टम का या समाजी निजाम का बाकायदा हिस्सा होती हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैरिटी की इमरजेंसी की सूरत में कोई चैरिटी दी जाएगी किसी बंदे को, बल्कि मुआशरे को, सोसाइटी को ऐसे चलाया जाए कि वहां पे सोशल वेलफेयर या सोशल वर्क के बाकायदा इदारे हों, बाकायदे वहां इंस्टीट्यूशन हो, वहां बाकायदा सोशल वेलफेयर का सिस्टम हो, लेजिटिमेट एक प्रोफेशनल सिस्टम हो, जो लोगों की जब भी जरूरत लोगों को पड़े उनकी हेल्प कर सके। तो याद रखें कि रेजिडुअल का मतलब ये है कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना, या हेल्प प्रोवाइड करना, या क्वेश्चन प्रोवाइड करना। और इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है, ये नॉर्मल, लेजिटिमेट और ऑन गोइंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, कि स्टेट अपनी सोसाइटी के अंदर हर वक्त सोशल वेलफेयर और सोशल वर्क का इदारा लेजिटिमेट वे में, प्रोफेशनल वे में, ऑनगोइंग वे में, लेजिटिमेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक वे में कायम रखे हमेशा। और वो जो रेजिडुअल अप्रोच है उसमें ये है कि जब कभी जरूरत होगी, जब कोई मार्केट फेल होगी, फैमिली फेल होगी, या इदारा फेल होगा, तो उसको वक्ती तौर पे, टेम्पररी तौर पे, लिमिटेड तौर पे उसको कोई हेल्प कर देना। उसके बाद एक और थीम है, वो है कि सोशल वेलफेयर के अंदर एक दो थीम और भी हैं, जिनको एक को कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच, जैसे पहले हमने पढ़ा रेजिड्यूअल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसी तरीके से सेलेक्टिव अप्रोच और यूनिवर्सल अप्रोच है। सेलेक्टिव अप्रोच में क्या है कि जो बेनिफिट्स होते हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप्स को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों को, जो लोग मदद नीडी हैं। मिसाल के तौर पे कैश असिस्टेंस अगर हम प्रोवाइड करते हैं सिर्फ उन लोगों को जिनकी जो पॉवर्टी थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर उनको हम कैश असिस्टेंस या कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव अप्रोच ऑफ सोशल वेलफेयर। एक और अप्रोच है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अप्रोच। यूनिवर्सल अप्रोच में जो सर्विसेज होती हैं या जो बेनिफिट्स होते हैं सोशल वेलफेयर के, वो अवेलेबल होते हैं ब्रॉडली टू द पॉपुलेशन, या हम कह सकते हैं डिफाइंड पॉपुलेशन कैटेगरी के लिए, तमाम बच्चों के लिए, तमाम खवातीन के लिए, तमाम बूढ़े लोगों के लिए। ये नहीं होता कि ये बूढ़ा बाप अमीर बंदे घर से है या गरीब घर से है। ये नहीं देखा जाता कि ये बच्चा जो है वो अमीर घर से है या गरीब घर से है। ये नहीं देखा जाता ये बच्चा जो है वो नॉन माइनॉरिटी से है या मुस्लिम से है। ये नहीं देखा जाता कि ये जो बच्चा है ये एबल है या डिसेबल है। तो अगर यूनिवर्सल अप्रोच में ये है कि एक डिफाइंड पॉपुलेशन कैटेगरी को
सोशल वेलफेयर या सोशल बेनिफिट्स या सोशल सर्विसेज अवेलेबल रहना, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अप्रोच। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सल पब्लिक एजुकेशन, तमाम लोगों को पब्लिक सरकारी स्टेट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करे तमाम लोगों को। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो आर्टिकल 25A है, उसमें ये है कि 5 साल से 16 साल के बच्चों को, तमाम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए। अब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ये यूनिवर्सल पब्लिक अप्रोच है, ये यूनिवर्सल अप्रोच है सोशल वेलफेयर की। उसके बाद सेकंड लास्ट थीम है कि सोशल वेलफेयर और सोशल जस्टिस में क्या फर्क है। सोशल वेलफेयर बेसिकली कनेक्टेड है सोशल जस्टिस के साथ। अब सोशल जस्टिस पहले देख लेते हैं कि क्या है। सोशल वेलफेयर तो हम पढ़ रहे हैं, सोशल जस्टिस क्या है। सोशल जस्टिस में ये है कि लोगों को इक्वल राइट्स दें, लोगों को फेयर अपॉर्चुनिटीज दें, लोगों के अंदर जो जो उनको सोशल वेलफेयर के बेनिफिट्स दे रहे हो, या कोई उनके लिए सोशल वेलफेयर का कोई स्कीम लॉन्च करें, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, जिनके दरम्यान में तासुब ना हो, बायसनेस ना हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज हो, और पार्टिसिपेशन हो। लोग जो है ना सिर्फ वो इमदाद ले रहे हो, बल्कि उस वेलफेयर के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, उनकी उसकी प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में। और प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, जो जो स्पेशल पर्सन हैं, जो विडोज हैं, या जो बच्चे हैं, या जो एल्डरली पर्सन हैं, या जो मिनॉरिटीज हैं, या जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये सोशल वेलफेयर के मकासद है। अब मिसाल के तौर पे एक पर्सन है जो डिसेबिलिटी के साथ है, ही और शी कैन नॉट एक्सेस एजुकेशन, क्योंकि बिल्डिंग्स जो है, एक बंदा है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके पास व्हील चेयर नहीं है, और वो एक ऐसी बिल्डिंग जो कि दूसरी, एक यूनिवर्सिटी है जो कि दूसरी बिल्डिंग के ऊपर है, और सीढ़ियां भी ऐसी हैं जो स्टेप वाली हैं, उसमें कोई वो रैंप नहीं बना हुआ उस व्हील चेयर के लिए, तो वो एक बिल्डिंग को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो बिल्डिंग को एक्सेस नहीं कर सकता, वो बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर उस बंदे को बाकी लोगों की तरह हम इक्वल ट्रीटमेंट दें, तो ये क्या है, ये सोशल जस्टिस नहीं है। सोशल जस्टिस ये है कि ऐसा बंदा जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके पास पैसे हैं, वो पे कर सकता है, उसके लिए बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाना, जो चीज उसकी जो नीड है, इस दिस इज कॉल्ड सोशल जस्टिस, यानी कि नीड्स के मुताबिक। तो प्रोवाइडिंग रीजनेबल अकोमोडेशन या रीजनेबल एक्सेसिबिलिटी दैट प्रमोट सब्सटेंसिव इक्वालिटी। अब ये नहीं है कि अगर एक यूनिवर्सिटी बना दी गई है और तमाम लोगों को कहा गया कि सेकंड बिल्डिंग पे आके जाके आप, सेकंड फ्लोर पे जाके आप क्लासेस अटेंड करें, वहां पे अगर फिजिकली हैंडिकैप्ड बच्चों के लिए रैंप बना हुआ है जहां पे व्हील चेयर जा सकती है, तब जाके ये इक्वालिटी है, अदरवाइज ये इक्वालिटी नहीं है। तो अगर वहां पे स्पेशल पर्सन के लिए, फिजिकली हैंडिकैप्ड लोगों के लिए रैंप बनाया जाए जिसपे व्हील चेयर जा सकती है, और नॉर्मल लोगों के लिए स्टेप्स बनाए जाए, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। अब लास्ट थीम है, अच्छा, तो सोशल वेलफेयर और सोशल जो वेलफेयर है और सोशल जस्टिस है, ये आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि सोशल जस्टिस में जितने भी हम थीम्स देखें, ये सोशल वेलफेयर की बेसिकली स्पिरिट है, कोर ऑफ कोर थीम्स है। आखिरी थीम जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा वो है सोशल वेलफेयर और सोशल चेंज में क्या फर्क है। सोशल वेलफेयर इज नॉट ओनली अबाउट ट्रीटिंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, एक इंडिविजुअल का कोई प्रॉब्लम है उसको हल करना, ये सोशल वेलफेयर नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, या डिफरेंट स्ट्रक्चरल जो कॉजेज होते हैं सोसाइटी में, मिसाल मिसाल के तौर पर सोसाइटी में गुर्बत है, सोसाइटी में बेरोजगारी है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि तासुब है, फर्क रवा रखा जा रहा है, सोशल एक्सक्लूजन है, यानी कि वहां पे वेमेन को, विडोज को, ट्रांसजेंडर्स को, बच्चों को, मिनॉरिटीज को, स्पेशल पर्सन को एक्सक्लूड किया जा रहा है सोसाइटी से। तो सोशल एक्सक्लूजन अगर है सोसाइटी में, वहां पे एजुकेशन नहीं है, वहां पे हाउसिंग की फैसिलिटीज सबको अवेलेबल नहीं है, वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और डिसेबिलिटी रिलेटेड बैरियर्स हैं, यानी कि जो डिसेबल पर्सन हैं वो स्कूलों में हेल्थ फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर रहे, या उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को, ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, इनको हल करना क्या है, बेसिकली इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो इनिशिएटिव लिए जाएंगे वो सोशल वेलफेयर कहलाएंगे, और बेसिकली ये क्या है, सोशल चेंज लाएंगे। अगर इस तरह के हम इनिशिएटिव लेते हैं तो वो क्या होगा, मुआशरे में सोशल चेंज होगा। अब मॉडर्न सोशल वेलफेयर, आजकल जो मॉडर्न सोशल वेलफेयर है, ये कंबाइन करती है इंडिविजुअल असिस्टेंस को भी, और जो स्ट्रक्चरल या कम्युनिटी लेवल की इंटरवेंशन होती है, यानी एक इंडिविजुअल लेवल को जो हेल्प देनी है वो भी एक हेल्प है जिसको हम चैरिटी कह सकते हैं, और जो स्ट्रक्चरल या कम्युनिटी लेवल की इंटरवेंशन होती है, जैसे स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल इदारे बना देना, ऐसी बिल्डिंग्स बना देना जो डिसेबिलिटी फ्रेंडली हो। तो आजकल जो मॉडर्न सोशल वेलफेयर है वो इंडिविजुअल इंटरवेंशन पे भी बिलीव करती है, और साथ स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन या कम्युनिटी लेवल के इंटरवेंशन पे भी बिलीव करती है। अगर आप सोशल वर्क वेलफेयर, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी के ऊपर मजीद लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इल्म खान को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल की वसातत से बेसिकली जो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल डिपार्टमेंट के जो अपकमिंग इंटरव्यूज हैं उनकी तैयारी के लिए मैं एक सेशन लॉन्च कर चुका हूँ।
जिसकी टोटल फी 8,000 है, लेकिन आप इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0332689656 पे। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर का जो पेपर था उसमें अगर आपका नंबर 50 से 60 के दरमियान में है या 60+ है। इसी तरीके से अपकमिंग जो पेरोल प्रोबेशन ऑफिसर की जो 80 to 85 सीट्स हैं उनके लिए भी मैं एक सेशन लॉन्च कर चुका हूं। अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332689656 पे। ये अपकमिंग पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की जो सीट्स हैं 80 to 85, इनका ये सीट्स एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर में। और इनके लिए डिग्रीज वही रिक्वायर्ड होंगी, रूरल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल वेलफेयर के हवाले से, इस तरह की जो डिग्रीज हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप मेरे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जो पहला लिंक होगा उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेरा पोस्टर ओपन होगा जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा 0332689656। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एम्बेसडर डिपार्टमेंट की तैयारी करना चाहते हैं इंटरव्यू की, या अपकमिंग जो सीट्स हैं सोशल पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर उनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है या पंजाब से है या सिंध से है या KPK से है या आजाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से है या इस्लामाबाद से है, और आप असिस्टेंट सोशल वेलफेयर या सोशल वेलफेयर ऑफिसर की टेस्ट की या इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने पेड सेशन में लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। लेक्चर का जो स्टफ होता है वो प्रोवाइड करता हूँ, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करता हूँ, MCQs प्रोवाइड करता हूँ। और जो मेरा इंटरव्यू का सेशन है पेड सेशन, उसमें मैं आपके मॉक इंटरव्यूज भी कनेक्ट करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।